नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और इससे अच्छी शुरुआत वीकेंड की और क्या हो सकती है कि शुक्रवार का दिन हो और बाजार नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब नई ऊंचाइयां तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंट्राडे लो से रिकवरी देखने को मिली है काफ़ी शानदार, क्योंकि लगातार निवेशकों के मन में घबराहट, चिंताएं, आशंकाएं बनी हुई थी। लेकिन आज शुक्रवार के दिन क्या रिकवरी है। हालांकि ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला था तो हमने थंब भी वही लगाया कि ऊपरी स्तरों पर टिक क्यों नहीं पा रहा है बाजार, लेकिन क्या रिकवरी, क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से इस समय बाजार बुल्स की गिरफ्त में देखने को मिल रहा है। 290 अंकों के आसपास की मजबूती इस समय निफ्टी में है। 24,432, 24,433 का स्तर देखने को मिल रहा है। 24,452 का आज का इंट्राडे हाई है और लोअर लेवल से देखें तो करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे पूरी तरीके से बुल्स की गिरफ्त है। 1802 शेयर जो है बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 759 शेयरों में जो है हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्टर इंडाइसेस की बात करें तो एक क्रॉस द सेक्टर जो है आज हम देख रहे हैं कि मजबूती बाजार के अंदर देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा अच्छी मजबूती जो है वो आईटी के अंदर देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों में अब जो है अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये मान के चलें कि जो मंदी, गिरावट, उसका जो डर और खतरा था वो पूरा हो गया, बाजार में क्या करेक्शन पूरा हो गया, या फिर आने वाले समय में इस तरह के उतार चढ़ाव बाजार के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी बाजार में किस तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे अगले 1-1.25 घंटे। हमारे साथ आज के खास मेहमान को अब रूबरू कराने का वक्त हो गया है। हमारे साथ अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और लोग जो है काफ़ी निवेशकों के चेहरे पे काफ़ी मुस्कुराहट है। लोग जो है थोड़ा सा जो डरे हुए थे, थोड़ा सा उनको रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आप इस रिकवरी को एक छलावा मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं, जो बाज़ार में जो घटनाएं थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई हैं और अब बाज़ार में ये रिकवरी जो है कंटिन्यू हो सकती है? आपकी टिप्पणी आज के बाज़ार पर। सर, आप म्यूट हैं। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए विपुल जी, मैं इसको रिकवरी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मार्केट वापस से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। जो पुल बैक आया था वो कंप्लीट हो चुका है। 14-15 दिन की हमने रेंज बनाई है। रेंज के अपर एंड के आसपास स्पॉट निफ्टी आगे खड़ी होती हुई दिख रही है। 24,470, 24,475 अपर एंड ऑफ द रेंज है। जैसे ही ये निकलेगा आप मान के चलिए कि निफ्टी में कम से कम 500 और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो है 1000 से 1500 पॉइंट की अप मूव आराम से मिलती हुई दिखेगी। तो हम यहाँ से करीब करीब अगर 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो 25,500 से 26,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो 21,800 पे मैं कह रहा था कि अगर आप देखें 15 दिन हम साइडवेज रहे हैं। 5 अगस्त से निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कुछ भी नहीं किया, लेकिन एफआईआई इंडेक्स पोजीशन अगर देखें फ्यूचर्स की तो 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग थे वहां से 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे हम आ गए थे। और अगर नेट पोजीशन देखें फ्यूचर प्लस ऑप्शन की मिला के तो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से हम लगभग कल के सेशन पे 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे खड़े थे हम जी। तो ये इंडिकेशन था कि मार्केट में पोजीशंस जो हैं वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल्स पे खड़ी हैं और यहाँ से अगर हल्की सी भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो एफआईआई की जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो हमें रेंज ब्रेकआउट दे देगी। और आप देखिए सुबह भी एक हल्का सा अटेम्प्ट किया गया मॉर्निंग गैप अप को फेल करने का, लेकिन उसमें भी कंप्लीटली फेलियर रहे हैं और हम वापस डे हाई पे खड़े हैं जैसा आपने कहा। तो यहाँ से बस 24,475, 24,500 निकलने की देर है। जैसे ये लेवल निकलते हैं हम 500 से 1000 पॉइंट की आराम से तेजी देखेंगे। लेकिन अब ये नई तेजी जो डेवलप होगी वो लार्ज कैप में ज्यादा डेवलप होगी बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप के। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि निफ्टी का 200 का जो क्वालिटी वर्सेस मोमेंटम इंडेक्स है, अब क्वालिटी इंडेक्स आउट परफॉर्म करने लगा है मोमेंटम इंडेक्स को। तो पैसा क्वालिटी स्टॉक्स में फ्लो होना स्टार्ट होगा बजाय मोमेंटम स्टॉक्स। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर राय बाजार पर निकल करके आती हुई सेंसेक्स में भी जो है अब देख रहे हैं 1000 अंकों से ज़्यादा की मजबूती, 80,138 का स्तर देखने को मिल रहा है
और अंशुल जी के प्रशंसकों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में कार्यक्रम का आगाज़ हम करें उससे पहले ही लोगों के प्रश्नों की झड़ी जो है वो हमारे पास इकट्ठा हो गई है। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों को शामिल करने की। शुरुआत करते हैं एनएचपीसी के साथ, क्योंकि एनएचपीसी पे बड़ी संख्या में जो है प्रश्न आए हुए हैं। विजय प्रजापति जी कह रहे हैं सर एनएचपीसी का टारगेट बता दीजिए। वहीं हमारे साथ एक और दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं, जितेंद्र बेडा जी कह रहे हैं सर एनएचपीसी 800 के भाव पर लिए हैं, 800 के शेयर लिए हुए हैं 116 के भाव पर, अभी क्या एक साल होल्ड कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, एवरेज कहाँ करें, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। और भी बहुत लोगों के सवाल हैं, तो सभी सवालों को एनएचपीसी के इसी उसमें समेटने की कोशिश करते हैं। एनएचपीसी का सर कुछ हो नहीं रहा है, अब 92-93 पे आ गया। क्या ये जो बहुत लोग कह रहे थे 94 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें, और अब उससे भी नीचे ट्रेड करता हुआ, अभी क्या करना चाहिए सर? ऊपर पे भी लोग फंसे हुए हैं, खरीदना भी चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एनएचपीसी को लेकर के? काफ़ी सुस्ती आ गई है इसमें। देखिए विपुल जी, आप ही के शो पे मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा था कि पीएसयू से निकल जाना चाहिए, और एनएचपीसी पर्टिकुलर मुझे याद है 96 का लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट मैंने बताया था। अब 96 के नीचे तीसरा दिन हो चुका है, कंटिन्यूस 5 डाउन डेज है, तो एक बार पुल बैक आ सकती है 96 से 98 की जोन तक, बट वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। 72 रुपीज नीचे में आता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्लियरली जी सलाह दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से निकलने की ही सलाह दे रहे हैं। कोई बाउंस बैक आता है तो निकल जाइए, ये आपके लिए सलाह है। वंदना सिंह जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं कि सर इरकॉन में बाय कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे, और बीएचईएल पर भी प्लीज़ अपनी राय अवश्य दें। इसके अलावा विजय प्रजापति जी आईआरएफसी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। सर ये जो रिकवरी है, क्या उन लोगों के लिए एक मौका मिल सकता है क्या, जो लोग ऊपरी लेवल पे फंस गए हैं, जो कि निकलना चाह रहे थे और आपने कहा पीएसयू से निकल जाएं, अब थोड़ी बहुत जो रिकवरी आ रही है, क्या एक एग्जिट का मौका बन सकता है? पहला सवाल। और जो बहुत लोग अभी भी एंट्री लेने की चाहत रख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी गिरावट आ गई है, अब क्या फ्रेश एंट्री कर लें, खासतौर से रेलवे और बीएचईएल जैसे शेयरों पर, आपकी सलाह क्या रहेगी? इरकॉन और बीएचईएल पर जानना चाहते हैं, इस पर दोनों में ही वंदना जी फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। देखिए, मैं पीएसयू काउंटर से क्लियरली एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। फ्रेश बाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, स्पेशली रेलवे और डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं इनमें से तो क्लियरली निकल जाना चाहिए। एक बीईएल मुझे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन अगेन अकेला वो कितना चलेगा ये कहना मुश्किल है। आईआरईडीए मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता नहीं कि 6 महीने स्टॉक में कोई बड़ा मोमेंटम आएगा। तो आईआरईडीए और बीईएल ये दो स्टॉक छोड़ के मेरे को पीएसयू में कोई भी स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहा है। बल्कि पीएसयू बैंकिंग में आज खराब न्यूज आई है, उसका भी रब ऑफ इफेक्ट बाकी पीएसयू बैंक्स पे भी आता हुआ दिखेगा। तो मुझे पीएसयू एज ए सेक्टर अब टॉप आउट लग रहा है, यहाँ से पैसा बाहर जाता हुआ दिख रहा है। आपको अगर सेक्टर स्पेसिफिक ही रहना है तो आप आईटी में पैसा डालिए। आईटी अगले 6 महीने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट में कुछ दिक्कत आती है या अगर मार्केट साइडवेज भी रह जाता है तो थोड़ा बहुत फार्मा चल सकता है, लेकिन मार्केट में मुझे तेजी लग रही है ऑन दी बैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक और आईटी स्टॉक्स। तो मैं आईटी सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ जिनका 6 महीने का प्रोस्पेक्टिव है, जी, आईटी स्टॉक्स में पैसा डालिए, पीएसयू से बाहर निकलिए। पीएसयू से बाहर निकलिए, आईटी में पैसा डालिए। आईटी में कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, इस पर भी बातचीत आगे करेंगे, तो आप बने रहिए कार्यक्रम में। और महेंद्र पगारे जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं विपुल सर जी नमस्ते, मुझे आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी प्रशंसा करने के लिए, और आप जैसे लोगों के जो शब्द होते हैं वही हम लोगों को थोड़ा उत्साह देते हैं। कह रहे हैं सर जी मैं एक जगह फंस गया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। वारी रिन्यूएबल के 21 शेयर हैं, 26 से 2640 के भाव पर लिए हुए हैं, अब क्या करूं, एवरेज करूं, नुकसान बुक कर लूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? नज़रिया इन्होंने बताया नहीं है, और वारी रिन्यूएबल में फंस गए हैं। 2600 की खरीद है और 1460 का भाव आ गया है, तो ठीक ठाक करेक्शन आपके भाव से आ चुका है, और आपके भाव तक पहुंचने के लिए इसे कम से कम 60-70%, 80% चलना पड़ेगा। तो थोड़ी सी समस्या तो है आपके लिए सर। पिछले एक महीने में करीब 24.5-25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है सर। काफ़ी ऊपर के भाव हैं, बिल्कुल पीक पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है 2600, और अभी क्या करना चाहिए सर इनको? इनके भाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, देंगे या फिर एक बार के लिए नुकसान बुक करें? इतना नुकसान वैसे बुक नहीं कर पाएंगे जी। देखिए विपुल जी, ये उन चुनिंदा शेयरों में से हैं जिनको मैं बाइंग क्लाइमेक्स कहता हूँ। 14 हफ्ते में 3134% की रैली थी स्टॉक में, 3000% चलने के बाद आपने खरीदा है। और देखिए, जब भी बाइंग क्लाइमेक्स होता है 50% चांस, जी सर आपका कनेक्शन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा एटी है, बीच परसेंट बीच में आप चांस फ्रीज होते हो हैं जा रहे कि हैं जी। स्टॉक 50% रेट करें। एक बार अपनी बात फिर से दोहरा दीजिए सर, आपकी बात समझ में नहीं आई, आपका कनेक्शन बार बार कट जा रहा है।
देखिए 50% चांस होता है कि स्टॉक 80% करेक्ट करेगा, और 80% चांस होता है कि स्टॉक में 50% करेक्शन आएगी। तो 80% वाला जो स्लैब था वो इनका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मुझे डाउन साइड दिख रही है समवेयर अराउंड 560 रुपए तक की। जो पुल बैक आना था वो भी कंप्लीट हो चुका है और डाउन मूव वापस से एक्सटेंड होना स्टार्ट हुई है। आउटराइट एग्जिट कर लेना चाहिए, 560 रुपए तक नीचे में आता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई सर एक बार जरा चेक करवाइए कि क्या समस्या आ रही है, बार बार कनेक्शन क्यों कट जा रहा है आपका। इस बीच रमाशंकर पांडे जी से जरा हम बातचीत कर लेते हैं। रमाशंकर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर मैं बरेली से बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ सर, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनता हूँ सर। अरे सर, बहुत 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 शुक्रिया सर। तो बरेली में क्या करते हैं टाटा आप? पावर के चार्ज हैं सर। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। जी सर, गवर्नमेंट टीचर टीचर गवर्नमेंट टीचर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। यस सर। और हाँ आप सर। बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, यही हम चाहेंगे। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा टाटा पावर का शेयर है 424 के रेट में मैंने ले रखा, 400 शेयर है, तो होल्ड रखूँ या फिर निकाल दूँ सर? 424 पे लिए हुए हैं आपने? यस सर। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर फरवरी तक होल्ड कर सकता हूँ, नेक्स्ट बजट तक। नेक्स्ट जी सर? बजट आएगा तब तक। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर। सर 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने तक, चलिए ठीक है। 424 पे लिए, 411 का भाव है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है। बाजार जिस तरीके से करेक्ट हुआ है उस हिसाब से ठीक है, कोई ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या यह टाटा पावर अब यहाँ से रिकवरी दिखाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। निश्चित रूप से आज 1.5% ऊपर है, 411 412 का भाव देखने को मिल रहा है। 5-6 महीने आप होल्ड कर सकते हैं। सर आपकी क्या सलाह रहेगी टाटा पावर को लेकर के? नज़रिया 5-6 महीने का ही है, 10-12 रुपये के नुकसान पे हैं अभी ये। क्या अभी टाटा पावर को होल्ड करके चल सकते हैं? 5-6 महीने के लिहाज से मुनाफे में ही निकलें, या आपकी क्या सलाह रहेगी? सर आप म्यूट हो गए अब। आज बड़ी समस्या हो रही है आपसे बातचीत करने में। जी। देखिए थोड़ा सा ऑफिस से बाहर निकला हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही ओके है। ओके, कोई बात नहीं सर। जी जी जी। एक अप्रैल से एक रेंज में फंसा हुआ है, 470 475 ऊपरी रेंज है, और नीचे में 380 385 तक आता है। तो अब चूंकि थोड़े से ऊपरी स्तर पे लिया है ना, 385 के आसपास एवरेज करना चाहिए। और मोस्ट लाइकली ये जो रेंज है ये प्रोबेबली यहाँ से 4-6 हफ्ते और चलेगी। उसके बाद अपर एंड ऑफ द रेंज का ब्रेकआउट आएगा, स्टॉक 600 650 तक जा सकता है। तो 385 के पास एवरेज करने की सलाह है, एवरेज करके केवल होल्ड कीजिए। ऊपर में जैसे 475 का लेवल टूटेगा, स्टॉक में 600 रुपए तक की अपसाइड आती हुई दिख जाएगी। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। एक हमारे दर्शक हैं संबित पटनायक जी। संबित पटनायक जी ने महिलाइन को 100 रुपये जो है वो भेजे हैं। कह रहे हैं सर आपके सजेशन से मैंने मझगांव डॉक होल्ड किया हूँ। सर किसके सजेशन से? चलिए ठीक है, थोड़ा और ऐड करके 5130 पर ले आया हूँ। अब क्या करूँ, 5100 से ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि अंशुल जी तो लगातार आपको कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए PSU से निकल जाइए। तो अब मुझे नहीं पता आप किसकी सलाह पर रुके हुए हैं और क्या नज़रिया आपका है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। 5005 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद का भाव जो इन्होंने हमें बताया है वो है 5130 रुपये। 130 रुपये के का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। आपकी सलाह क्या होगी मझगांव डॉक को लेकर के? सर अभी क्या करना चाहिए इन्हें? और देखिए मैजगांव डॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे डबल बॉटम बनाया है, और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 5050 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है 5400 तक। बट इस बाउंस बैक रैली में आपको क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न में जा रहा है। अप कैंडल्स पे वॉल्यूम कम है, डाउन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्मार्ट मनी रिटेलर्स को माल थमा रहा है। तो रैली जैसे ही मिलती है, पुल बैक मिलता है 5200 तक, आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4900 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। 4900 के नीचे बंद करता है तो फिर स्टॉक में जो डबल बॉटम बन रहा था इसका ब्रेकआउट फेल होने लगेगा, और धीरे धीरे करके स्टॉक 3200 की तरफ बढ़ेगा। तो इवेंचुअली 5200 जाके 3200 आता है, या 4900 पहले तोड़ के 3200 आता है, ये कहना मुश्किल है। बट ये 3200 की तरफ बढ़ रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है। तो अगर 5200 मिल जाता है तो भी एग्जिट कीजिए, 4900 के नीचे क्लोज करता है तो भी एग्जिट कीजिए। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर मझगांव डॉक के ऊपर निकल करके आती हुई। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है ज्योति रंजन राठ जी का। और इस तरह के सवाल जब भी कार्यक्रम होते हैं, और जब आपने पिछली बार राय दी तब भी बहुत लोगों की टिप्पणियाँ जो अब 8 बजे मनी मास्टर अपलोड करते हैं उस पर आई थी। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं कि आप 5 साल का अगर व्यू हो तो भी क्या PSU से निकल जाना चाहिए?
अब ये बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या अब एचएएल बंद हो जाएगी, क्या रेलवे में अब काम नहीं होगा, क्या डिफेंस में अब कोई ऑर्डर नहीं मिलेंगे, सबसे निकल क्यों जाए। अगर मेरा व्यू 5 साल 7 साल का है और इसको लेकर के मेरा नज़रिया है, तो भी क्या मतलब जो है एकदम से सब लोग खरीदारी करने के लिए कह रहे थे, अब सब लोग कह रहे हैं निकल जाओ। तो जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं वो थोड़े से हतोत्साहित लग रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए विपुल जी, मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक स्टॉक का चार्ट लगा सके मंथली पे, HEG, जी। HEG का अगर आप चार्ट लगाएंगे तो देखिए HEG कंपनी ना बंद हुई है, ना कारोबार उनका कम हुआ है, कारोबार भी उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, कंपनी भी बहुत बढ़िया चल रही है, सेल्स और अर्निंग्स भी ठीक ठाक आ रही है। मैंने कहूँगा बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ठीक ठाक आ रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। जी। लेकिन अब स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो 2017 के मार्च में रैली स्टार्ट हुई थी, और ये रैली गई थी आपकी परसेंटेज के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये स्टार्ट हुई थी 104 रुपए पे और खत्म हुई थी लगभग लगभग 4,000 रुपए पे। यानी परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं देखूं तो ये मंथली चार्ट पे बहुत आराम से इसने 1900% का रिटर्न दिया था। उसके बाद से आप देखिए कि ये 2000 अक्टूबर 2018 में इसने टॉप बनाया था समवेयर अराउंड 4,000 रुपए का, और तब से 2000 के आसपास आके ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। आज होगा इसको 6 साल, तो ना कंपनी बंद हुई है, ना उसकी सेल्स बंद हुई है, ना अर्निंग्स बंद हुई है। टेक्निकल पैटर्न होता है बाइंग क्लाइमेक्स का, बाइंग क्लाइमेक्स होने के बाद स्टॉक 18 महीने से 10 साल भी लगा सकता है नया बेस बना के नए अपमूव देने में। PGIL देखेंगे आप तो 10 साल उसने बेस बनाया, उसके बाद जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो वो स्टॉक 10 गुना हुआ। अब जब वो वापस बाइंग क्लाइमेक्स करेगा तो वापस से वो 18 महीने का बेस बनाएगा या 10 साल का, ये कहना मुश्किल है। तो अभी जो एसयू काउंटर्स हैं उनमें बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा है। अब ये बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, जो बजट के टाइम में हुआ है वो बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हो चुका है। अब सेल्स, अर्निंग्स, ऑर्डर सब ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन टेक्निकल्स के आधार पे जो स्मार्ट मनी था वो रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके निकल चुका है, और जब तक स्मार्ट मनी बाइंग नहीं करता है तब तक स्टॉक में तेजी नहीं बनती। तो अब ये रिटेलर्स के हाथ में माल है, धीरे धीरे जो लोग फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और स्मार्ट मनी उसको एक्यूमुलेट करता जाएगा। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल कब तक रहती है इस पे डिपेंड करता है वो कब चलेगा। अगर 18 महीने में रिटेलर की फ्रस्ट्रेशन पूरी हो गई तो वो नया बेस बना के चल जाएगा। अगर फ्रस्ट्रेशन 7-8 साल तक कंटिन्यू रह गई तो वो 7-8 साल तक बेस बना सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद दोबारा कब वो चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 50% चांस होता है कि स्टॉक 80% करेक्ट करेगा, और 80% चांस होता है कि 50% करेक्ट करेगा, जैसा वारी रिन्यूएबल में अभी हुआ है। इसीलिए मैं या कोई भी टेक्निकल जो चार्ट देखता है वो आपको यही सलाह देगा कि PSU से फिलहाल निकल जाइए, वहां बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और क्लियरली विजिबल है कि IT में पैसा जा रहा है। उनके स्टॉक्स में हर डाउन डे पे वॉल्यूम कम है, अप डे पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको भी पैसा अब IT में शिफ्ट करना चाहिए। पैसा आईटी में शिफ्ट करना चाहिए। बहुत अच्छे उदाहरण के साथ यहाँ पर जो है अंशुल जी ने समझाया है, और तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अभी समझ में आया होगा कि आखिर में कहना क्या चाह रहे हैं अंशुल जी। क्योंकि जब तक ट्रेंड में रहता है शेयर, उसमें बहुत सारे पैसे इधर उधर से आते रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं तो फिर कंपनी वही रहती है, लेकिन कई बार जो है शेयर में चाल वैसी देखने को नहीं मिल सकती है। तो ये आप लोगों के लिए सलाह है। इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्हैया जी से बातचीत कर लेते हैं। कन्हैया जी को नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं कैसे कन्हैया हैं जी, आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पिछोर से बोल रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। कन्हैया जी कैसे हैं आप, और कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के प्रोग्राम आपको? मैं आपका चैनल बहुत फॉलो करता हूँ सर। बहुत ये विपुल सर और ये रवि सर और ये सर से आप बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत आप धन्यवाद लोग आपका। बहुत बहुत हेल्प करते हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मेरा शिपिंग कॉर्पोरेशन और टीटागढ़ में मैं फंसा हुआ हूँ सर काफी दिनों से। टीटागढ़ आपने किस भाव पे लिए हैं? ये 1668 भाव पे लिए है मैंने सर। टीटागढ़ आपने ले रखे हैं 1668 रुपए। सर जी 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 जी। और कितने समय तक ले होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 2-3 महीने तक सर, 4-5 महीने। 2-3 महीने, 4-5 महीने। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि 2-3 महीने के अंदर आपका भाव आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है जब नतीजे आए थे वो थोड़े से निराश किए थे टीटागढ़ के। और उसके बाद से वैसे भी जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे अंशुल जी
कि जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है अब धीरे धीरे करके जो है वो थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है और इसके तो नतीजे भी अच्छे नहीं रहे। तो यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए, चलते हैं अंशुल जी से पूछते हैं। सर अभी क्या करना चाहिए सर? 200 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, 200 रुपये पर शेयर का नुकसान में है, नुकसान बुक करें क्या? और देखिए बिल्कुल टीटागढ़ में नुकसान बुक कर लेना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है और प्राइस पुल बैक करके उसी जोन में रेजिस्टेंस ले रही है, तो ये आइडियल जोन होता है। अगर ये काउंटर फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता तो मैं आपसे ये कहता कि आप यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठ जाइए। आपको नीचे में 1100 रुपए तक का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा। जी 1100 रुपए तक का टारगेट में भी सिमिलर पैटर्न है। 20 डे मूविंग एवरेज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे डाउन साइड जो बनती हुई दिखेगी वो समवेयर अराउंड 207 रुपए तक की बनती हुई दिख सकती है। तो दोनों काउंटर से आउटराइट एग्जिट की सलाह है। चलिए निकल जाइए सर एक बार के लिए। 100-200 रुपये का नुकसान है, कहीं और पैसे बनाने की कोशिश कीजिए, इस नुकसान की भरपाई वहाँ पर हो जाएगी। सर आज बड़ी संख्या में जो प्रश्न आए हुए हैं वो डॉनियर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच एक और दर्शक ने भी हमें डॉनियर के ऊपर सवाल पूछा है। एक कैफ़े करके हैं, उन्होंने डॉनियर के 150 के भाव पर शेयर लिए हुए हैं और इन्होंने कहा है कि इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अंशुल जी के कहने पर डॉनियर लिया था 144 रुपये पर, उसके बारे में पूछ लीजिए। तो ठीक है, और भी 2-3 सवाल थे तो सबके नाम लेना थोड़ा सा संभव नहीं होगा। डॉनियर पे अभी क्या करना चाहिए सर? आपकी रिकमेंडेशंस भी थी और अभी 132 के आसपास है, आज 3% ऊपर है। अभी भी ये कॉल खुली हुई है क्या? क्या, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस भी दिया था, अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर? डॉनियर में अभी बने रहें? देखिए विपुल जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। हमने अपने क्लाइंट्स को डॉनियर बाय रिकमेंड किया था। 348 डेज का इसमें एक वीसीपी ब्रेकआउट था 120 रुपए पे। सेकेंड लेग ऑफ जब मूव आ रहा था तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट में थोड़ी सी दिक्कत आई थी जिसकी वजह से ये सेलिंग आई है और इस सेलिंग ने ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट किया है जो 120 था और आज का लो 121.72 बना है। तो यहाँ से जब तक ये 120 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सेलिंग आई है, हालांकि थोड़ी सी हार्ड सेलिंग आई है लेकिन बिना वॉल्यूम के आई है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि 120 रुपए के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करता है तब तक इन ऑल लाइकलीहुड ये थोड़ा सा समय लेगा, 4 से 6 हफ्ते का, और रिकवरी फेज में आएगा। जैसे ये 150 रिकवरी फेज में 150 तक चला जाएगा, 150 निकलते से स्टॉक में 225 तक की अपसाइड डेवलप होगी। तो अब जो मोमेंटम था वो रिजल्ट की वजह से लॉस्ट हुआ है, अब उसको वापस डेवलप करने में 4-6 हफ्ते का समय लग सकता है। बट अगर ये 120 के नीचे क्लोज नहीं करता है तो आपको करंट मार्केट प्राइस से बल्कि एवरेज करना चाहिए। 120 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेते हुए पहला टारगेट 150 का रहेगा। 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 225 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई सर अभी होल्ड करने की सलाह है, जो लेकिन जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उसका जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और नतीजों के चलते थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या अपने महत्वपूर्ण जो लेवल्स हैं उसको वो बचा पाता है कि नहीं, उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल ले लेते हैं। एक तो L&T फाइनेंस, शैलेंद्र सिंह जी का सवाल है जो कि इन्होंने 140 रुपये के भाव पर ले रखा है, 140 रुपये के भाव पर, ठीक है। और दूसरा दीपक सिंह जी का सवाल है, वो है बजाज फाइनेंस, 25 शेयर 6600 के भाव पर। और दीपक सिंह, शैलेंद्र सिंह जी का दोनों का सवाल ले लेते हैं। L&T फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, NBFC को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? और ख़ास तौर से ये जो कंपनियां हैं बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस, इनको लेकर के अभी क्या करना चाहिए? अभी अगर बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये शेयर अभी चल रहा है 6500 के आसपास, इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 6600 के आसपास की इनकी खरीद है, 100 रुपये का इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और वहीं L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो L&T फाइनेंस अभी, एक सेकेंड, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया। L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 163 के आसपास का, और इनकी जो खरीद है वो है 166 की, यहाँ 2-3 रुपये का ही नुकसान है। आपकी राय क्या रहेगी इन दोनों पे? देखिए L&T फाइनेंस वालों को मैं ये कहूंगा कि आपका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 5 साल का लगभग बेस बना चुका है ये स्टॉक। अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो 357 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट इसने अटेम्प्ट किया था, बट फिलहाल के लिए अटेम्प्ट करने के बाद उसके नीचे आया है और ये पुल बैक में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को ये लग रहा है कि वीक लॉन्ग्स को शेकआउट किया जा रहा है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स लास्ट जो लास्ट एक्यूमुलेशन होता है राइट साइड का वो कर रहा है।
180 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक क्लोज करेगा, इसमें 357 358 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट रहेगा। और जब भी 350 हफ्ते इतना बड़ा बेस बनता है तो स्टॉक में 150 से 200% की अपसाइड बनती है। तो आप मान के चलिए कि ये स्टॉक बहुत आराम से, अगर आप 12 से 18 महीने का समय देते हैं 180 के ऊपर क्लोज होने के बाद, तो आपको समवेयर अराउंड 600 रुपए तक की अपसाइड इस स्टॉक में बहुत आराम से मिलेगी। तो इस स्टॉक को आप 12 से 18 महीने के लिए होल्ड कीजिए। और बल्कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस शो को देख रहे हैं, उनको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि इनकी सेल्स और ईपीएस और सेल्स ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में पिछले 6 क्वार्टर से है। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वहीं बजाज फाइनेंस पे आए तो यहाँ भी 150 हफ्ते हो गए हैं कंसोलिडेशन के। लोअर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन पे है, समवेयर अराउंड लोअर एंड को अगर मैं जज करूं तो 6400 से समवेयर अराउंड 6150 से 6400 के बीच की रेंज है, जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है। आज के सेशन में वहीं से रिवर्स कर रहा है, तो एक बार 6800 6900 शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। बट ओवरऑल 150 हफ्ते का कंसोलिडेशन है। लोअर एंड पे अगर बाई करके रखते हैं तो आपको एचडीएफसी टाइप का मूव मिल सकता है कि बॉक्स के लोअर एंड से बॉक्स के अपर एंड तक स्टॉक बहुत आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पे जी 6900 तक के लिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर बाई एंड होल्ड कीजिए। 8000 ऊपर जाएगा और 8000 निकलने के बाद स्टॉक 12000 तक जा सकता है। 12,000 तक जा सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच कई सारे सवाल लोगों ने भेजे हैं जिन्होंने माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ अपर सर्किट जी ने एक प्रश्न भेजा है। उन्होंने 100 रुपये भी भेजे हैं और कह रहे हैं कि हालांकि अभी तो बात हो गई है सर डॉनियर के ऊपर। कह रहे हैं सर मुझे 2 लाख का नुकसान हो रहा है इसमें। कितनी पोजीशन बना ली आपने कि 2 लाख का नुकसान हो रहा है आपको? कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा रैंडम व्यूज़ दीजिए ने 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि सर इंट्राडे का स्टॉक कोई बता दीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बीएल क्या बाई कर सकते हैं, बताइए प्लीज़, थैंक्स। तो 2 सवाल हैं सर। एक तो वही रिपीटेटिव सवाल है जिसमें कि डॉनियर के ऊपर है, कह रहे हैं कि मुझे 2 लाख का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा रैंडम व्यूज़ जी कह रहे हैं कि बीएल में क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और कोई इंट्राडे स्टॉक बता दीजिए। इंट्राडे पे हम फोकस कम करते हैं वैसे रैंडम जी, जो भी आपका नाम हो, क्योंकि अवॉइड कीजिए इंट्राडे के लिए। अगर आप कुशल ट्रेडर नहीं हैं तो कई बार पोजीशन फंस जाती है, और वो हम चाहते नहीं हैं कि रोज़ सट्टा खेलने की आदत आप लोगों को दिलवाई जाए। कोशिश करते छोटी अवधि में, मध्यम अवधि में पैसे बच रहे हैं, क्यों अपना बीपी हाई लो करेंगे। चलिए, लेकिन फिर भी अगर अंशुल जी कोई टिप्पणी करना चाहते हो तो जी। देखिए विपुल जी, मैं बल्कि इनसे एक सवाल रहेगा मेरा कि अगर आप गूगल करेंगे टॉप 10 इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर तो आपको दसियों नाम मिल जाएंगे। लेकिन आप इंटरडे ट्रेडर खोजने जाएंगे तो आपको शायद एक एड साइकोटा छोड़ के दूसरा नाम नहीं मिलेगा इतिहास में जिसने इंटरडे से बहुत लंबा कोई पैसा कमाया हो। तो मेरा भी कोई फोकस नहीं होता, मेरा डिलीवरी बेस्ड काम का ज्यादा फोकस होता है कि शॉर्ट टर्म डिलीवरी लीजिए, 10-15% का मूव लेके 1.5-2 महीने में मिलता है तो प्ले करके खाली कर लीजिए। डॉनियर के लिए अगेन वही सलाह है, 120 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ता है आराम से आप होल्ड कीजिए। ऊपर में 150 और 225 तक के टारगेट मिलेंगे। और इनके लिए ये सलाह है कि सारे अंडे कभी भी एक ही बास्केट में नहीं डाला जाता है। आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, मेरे कहने पे ले रहे हैं या किसी और के कहने पे ले रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट इतना रखिए कि अगर दिया हुआ स्टॉप लॉस कटता है तो आपके कैपिटल का 2 या 3% से ज्यादा आपको लॉस कभी नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग आप उस हिसाब से कीजिए। पोजीशन साइज कभी इतनी मत ले लीजिए कि एक ही स्टॉक में मतलब हीरो जीरो वाला प्ले हो जाए। वो ऑप्शंस वालों के लिए अच्छा लगता है क्योंकि जनरली वो जीरो हो ही जाता है। तो पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट ये आपके हाथ में होता है। हमारे हाथ में केवल अच्छा स्टॉक निकाल के ब्रेकआउट बताना होता है कि इसमें ब्रेकआउट आया है, ये स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। जिसमें भी ब्रेकआउट स्टॉक 70 to 75% ही चलते हैं, 25% में स्टॉप लॉस जाता है। तो जहां स्टॉप लॉस जा रहा है वहां आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी होनी चाहिए कि 2 या 3% मैक्सिमम आपका कैपिटल का लॉस होना चाहिए, ताकि जो स्टॉक ब्रेकआउट का टारगेट अचीव कर रहा है वो उससे दुगना आपको प्रॉफिट दे, ताकि 50% भी अगर आप सही रहते हैं तो आप नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने एंड पे ध्यान रखना है कि पोजीशन साइजिंग आप क्या रख रहे हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जो जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। और जसवंत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जसवंत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, सब बढ़िया है सर। जी, कैसे, क्या सवाल है आपका? सर GRSP के मैंने 19 शेयर ले रखे, 2593 में जी, बड़ा लाभ में चल रहे हैं। क्या अच्छा, करना चाहिए मुझे अब? 2500। अच्छा, ये एक और शेयर ऐसा है जिसमें कि लोग
काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं और ये शेयर एक तरफा गया और एक तरफा नीचे आया। दोनों मूव जो है इसमें काफ़ी तेज़ी के साथ देखने को मिले हैं। पिछले एक महीने में 24-25% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है और जब आई थी रैली तो भी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया था और 2700 के लेवल तक देखिए बिल्कुल जो है ए बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर नुकसान में ये भी हैं, 25-2600 के भाव पर फंस गए हैं और अभी जो है 1942 का भाव है। कोई संभावना है थोड़ी बहुत रिकवरी की? देखिए एक रिकवरी आ सकती है 20 डे मूविंग एवरेज तक जो 2150 के आसपास है। वहां पे आपको क्लियरली एग्जिट करना होगा, क्योंकि अगर वहां से स्टॉक फिसलना स्टार्ट करता है तो पहला स्टेशन इसका 1522 है और जो मेजर स्टेशन है या मेजर सपोर्ट है वो 1150 से 1080 के बीच में है। और हाई लाइकली है कि ये 1500 रुपए का लेवल तो अपना टच कर ही लेगा। उसके बाद फिर मैं वापस से देखूंगा कि ये स्टॉक वहां पे संभल रहा है, बेस बनाने जा रहा है, या फिर और नेक्स्ट डाउन लेग मूव आ रही है। तो फिलहाल पुल बैक मिलता है 2100-2150 के बीच में, तो वहां पे क्लियरली लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। 1500 रुपए आता हुआ दिख रहा है। चलिए तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई और इस बीच करीब करीब 1250 के आसपास दर्शक, 1250 से ज़्यादा इनफैक्ट जो है हमारे दर्शक जो है इस समय लाइव यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है जितना हो सके अपने स्टेटस पर लगाइए लिंक को व्हाट्सएप के, जितना हो सके अपने परिवारजनों, दोस्तों, कलीग, मित्रों के साथ शेयर कीजिए लिंक को, ताकि मनी9 का परिवार और विस्तृत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मनी9 के कार्यक्रम की पहुंच जो है वो हो सके। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफिका का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में, जिसमें हम HDFC स्काई की तरफ से लेकर के आते हैं कॉल जो कि करा सकती है आपका मध्यम से लंबी अवधि में, छोटी अवधि में शानदार मुनाफा। और इस कड़ी में हर रोज की तरह हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संदीप बताइए HDFC स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की जा रही है? शुक्रिया विपुल जी। HDFC स्काई की ओर से जिस स्टॉक में आप खरीदारी करने की राय दी जा रही है वो है GPPL का, जिसे आप गुजरात पिपावाव पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक टेक्निकल कॉल है जिसका रेकमेंडेड प्राइस जो है वो 230 से लेकर 240 रुपये 85 पैसे। 13 अगस्त को ये कॉल इनिशिएट की गई थी और इसकी जो वैलिडिटी है वो 28 अप्रैल 2025 तक है, यानी कि आपको थोड़ा सा लंबा नजरिया इसमें लेके चलना है। टारगेट प्राइस पहला है 265 रुपये का और दूसरे टारगेट के लिए अगर आप रुकते हैं तो 300 रुपये के जो जोन्स है वहां तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है और आपको इस स्टॉक में 15% का जो रिटर्न है वो एक्सपेक्टेडली मिलता हुआ नजर आ सकता है। चूंकि ये टेक्निकल कॉल है तो इसमें एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। 223 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो गुजरात पिपावाव पोर्ट के स्टॉक के लिए आपको सुझाया गया है। तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए कि HDFC स्काई की कॉल तरफ से अभी कौन सी कॉल जो है वो चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस सेगमेंट को यहीं पर खास समेटते हैं हम, लेकिन आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए और देखते रहिए और कल फिर लौटेंगे HDFC स्काई की तरफ से नई कॉल लेकर के। चलिए ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका का। लेकिन अब जरा सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा से हैं सुनील जी। सुनील जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं सुनील जी आप? बस ठीक हूँ सर, आप सुनाइए विपुल सर। नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके और अच्छे हो। बस ठीक ही हूँ, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा है आप? नहीं सर, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी सर HL लेके। HL लेकर के? ओहो जी सर। हाँ, तो बीच में जब आपसे कहा गया था कि अब जो है थोड़ा सा निकल जाइए, तो निकलने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं सर, वैसे मैंने मनी9 अभी फॉलो किया है, पहले मैं इसको फॉलो नहीं करता था। पहले नहीं? जैसे जैसे प्रोग्राम देखे आपके फिर इसको देखना चालू किया सर मैंने। अच्छा, किस भाव पे लिए वैसे आपने? ये सर 5250 पे लिए सर मैंने। 5250 पे लिए, थोड़ा ऊपर की खरीद तो हो गई, 500 रुपये पर हाँ शेयर। सर। और आपकी जो है क्वांटिटी भी 100 शेयर आपके पास है, तो ठीक ठाक नुकसान हो रहा है आपको। कितने समय तक अभी होल्ड कर सकते हैं वैसे आप? सर मैं इसको 3 या 4 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 3 या 4 दिन? महीने, मंथ। मंथ, ओके ओके जी बिल्कुल। जी जी।
अभी जो सेंटिमेंट बना हुआ है ना सर, उसमें 2-3 महीने में ये शेयर 500 रुपये चल जाएगा, इसकी संभावनाएं थोड़ी, हालांकि बाजार है कुछ भी हो सकता है, लेकिन 400-500 रुपये शेयर चल जाएगा 1-2 महीने में और आपका भाव आ जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल जी के पास, उनकी और डिटेल एनालिसिस देखते हैं। अंशुल सर नुकसान में है, थोड़ा टेंशन में भी हैं, और चूंकि ठीक ठाक नुकसान हो रहा है इनको, 500 का मतलब 100 शेयर अगर हैं तो 50,000 रुपये की से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? अंशुल जी फिर से लग रहा है फ्रीज हो गए हैं, नेटवर्क का इशू थोड़ी सी आ रहा है लगातार, बार बार आ गया अंशुल जी। अंशुल जी आप सुन पाए मुझे? अब आप म्यूट हैं सर। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। चलिए लोग कोशिश करते हैं एक बार फिर से अंशुल जी से जुड़ने की, लेकिन इस बीच बाज़ार की स्थिति को अभी एक जायज़ा ले लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अब 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर, करीब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती, और 24,446 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। 24,459 अब से थोड़ी देर पहले ये अब इंट्राडे हाई लगता हुआ, तो बाज़ार ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि आखिरी के जो घंटे होंगे उसमें कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है और शॉर्ट कवरिंग का भी जोर जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इस समय जो है बाज़ार में पूरी तरीके से बुल्स जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुल जी जुड़ पाए हैं आप मेरे साथ? जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी 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 अंशुल जी बताइए सर। सर इसमें 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आ रहा है और पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता तो मैं कहता 4,600 के ब्रेकडाउन पे आप इसको बिल्कुल। फिर से संपर्क टूट गया अंशुल जी आपसे। आज थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है बातचीत करने में आपके साथ, और हमारे दर्शकों को भी शायद उत्तर सुनने में थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच जरा कुछ एक ऐसे शेयर पे नज़र डालते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि इस तेज़ी के साथ जो है, इस तेज़ी के दौर में जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। मजगांव डॉक के ऊपर हम जरा बातचीत कर रहे थे, और अभी आज आईटी शेयरों का जलवा है जिसमें जेनसार टेक है, एम्फेसिस है, इन सब में 7-7% की तेज़ी है। आज सोना बीएलडब्ल्यू अच्छा चल रहा है, करीब 6% की तेज़ी है। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो बताइए सर आप। आज थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है। जी जी बताइए सर। देखिए एचएएल में डाउन मूव आती हुई दिख रही है, 4,600 जैसे ही टूटेगा इसमें एक डाउन ट्रेंड चालू होगा। 3,900 तक का नीचे में टारगेट आता हुआ दिख रहा है। मैं कहूंगा कि अगर यहाँ से 100-125 रुपए आपको अपमूव मिल जाती है करंट अपमूव में, तो भी आप एग्जिट कर लीजिए, या 4,600 के नीचे स्टॉक निकलता है तो फिर तो बिल्कुल एग्जिट करना है। 3,900 तुरंत आता हुआ दिख रहा है। एफएंडो में काउंटर है, आप चाहें तो 4,600 टूटने के बाद एक बार शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं 3,900 के टारगेट के साथ। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच जो है हमारे जहाँ तक दर्शक भी जुड़ चुके हैं उनसे बातचीत, सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी को नमस्कार। सुधीर जी नमस्ते। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए सर क्या सवाल है? सर मेरा फेडरल बैंक में 202 के भाव में 100 शेयर है, तो क्या करें इस पर? अभी जारी रखे कि? फेडरल बैंक के शेयर आपने 202 के भाव पर लिए हुए हैं, 203 का भाव देखने को मिल रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी 2-3 महीने तक चले, इससे ज्यादा नहीं। 2-3 महीने तक चलेगा। चलिए अभी 202 पे लिए, 203 का भाव देखने को मिल रहा है। बैंकिंग शेयरों में आज थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन बहुत थका रहे हैं बैंकिंग शेयर। सर क्या करना चाहिए बैंकों में? क्या रिकवरी आएगी? क्या उम्मीद करें सर? 202 पे लिए हुए 1-1.5 रुपये बन रहे हैं इनके। देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। डेली चार्ट पे एक छोटा सा कप कैंडल पैटर्न का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। हमने प्रीवियसली जब ब्रेकआउट आया था 168 लेवल्स पे, वहां से अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग करा के रखा है। टारगेट 224-225 तक का लग रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट 205 के ऊपर है, निकलता है तो आप भी लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट सेम रहेगा 224-225 का। तो ये हमारी एक्टिव कवरेज में है, हमने अपने क्लाइंट्स को बाई भी दिया है। आपके क्लाइंट्स भी चाहें तो बाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई सबिहा सैयद जी से बातचीत कर लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पहला एक ही सवाल ले पाएंगे मैम, लेकिन कह रहे हैं कि मैं दोनों क्वेश्चन ले लीजिए, मैं फंसी हुई हूँ, लेकिन अभी एक सवाल पे ले लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 209 के ऊपर लिए हुए हैं और जानना ये चाह रही हैं कि अभी यहाँ पर इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे अगर एक नज़र डालें
तो ये शेयर अभी चल रहा है करीब करीब दबाव के आसपास ही। सर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के आपकी सलाह क्या रहेगी? 209 पे लिया हुआ है इन्होंने। देखिए, इसका नाम बदल के इक्विनॉक्स कुछ हो गया है, EMBD जो आ रहा है इसका सिंबल। इसमें 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर है। यहाँ से स्टॉक अगर की बात नहीं है, जब भी ये स्टॉक 2-4 दिन में 128 का लेवल तोड़ता है, बहुत आराम से स्टॉक में 108 रुपए तक की डाउन मूव आ जाएगी। इस स्टॉक से आपको क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर इसी स्पेस में रहना है तो DLF ने आज के सेशन में अच्छा मूव दिया है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 27-28% ओपन इंटरेस्ट पिछले 10 दिन में ऐड हुआ है, तो वहां पे एक 8-9% की मूव मिल सकती है। तो सिमिलर स्पेस में रहना है तो DLF बेटर चॉइस लग रहा है, इससे निकल जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे निकल जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, आपने बार बार जिक्र किया आईटी का, तो अब जो है हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि सर अगर आईटी में एंट्री लेनी है तो फिर कहाँ पे एंट्री लें? क्योंकि मिड कैप में ले, लार्ज कैप में ले, कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हों जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर पोजीशन ली जा सकती है आज के मोमेंटम को देखते हुए? हालांकि आज अच्छी तेज़ी है, वेट करें या अभी फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं? देखिए विपुल जी, शो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लार्ज कैप स्टॉक्स या बड़े स्टॉक्स जो हैं, क्वालिटी नेम्स अब आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे मोमेंटम नेम्स के अगेंस्ट। और ये जितने भी सवाल आज हमने लिए हैं सब मोमेंटम काउंटर्स के लिए हैं। अब देखिए वहां पे सभी के चार्ट्स वीक लग रहे हैं, तो क्वालिटी नेम्स ही जाना चाहिए। आईटी में एम्फेसिस हो गया, एम्फेसिस आप बाई कर सकते हैं। परसिस्टेंट आप बाई कर सकते हैं। और एकदम बेहतरीन क्वालिटी में जाना है तो इन्फोसिस आप बाई करके चल सकते हैं। इन्फोसिस यहाँ से 2100 रुपये मेरे को आराम से आते हुए दिख रहा है। बट अगर थोड़ा, क्योंकि एम्फोसिस और परसिस्टेंट मार्केट कैप में थोड़े से कम है, तो मूव थोड़ा सा ज्यादा आएगा कंपेयर टू इन्फोसिस। तो मैं एम्फेसिस, फर्स्ट चॉइस मेरी एनी डे एम्फेसिस है, सेकंड पे परसिस्टेंस है। और अगर आपको एकदम ही लार्ज कैप क्वालिटी नेम चाहिए तो आप इन्फोसिस ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, इन्फोसिस मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में लॉन्ग है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, ये 3 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि आप करंट लेवल पे भी सर बाई कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, करंट मार्केट प्राइस से बाय किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा डिप मिल जाता है मार्केट में, 24,000 के आसपास इंडेक्स आता है, वो एक मेजर मेजर सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास आपको मतलब पूरी तरीके से अपना पैसा कमिट कर सकते हैं। फिर हमको 25,500 से 26,000 तक की रैली आती हुई दिखेगी। चलिए, तो अगर पोर्टफोलियो में अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं और कुछ रिशफल करना चाह रहे हैं, कुछ जगहों पे लॉस बुक करके कुछ एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो अभी के लिए जो ट्रेंडिंग में है, जो मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि जब वो ट्रेंड चल रहा था पावर PSU का, वो भी हमने काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ किया। तो अब अगर दूसरा ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसमें भी प्ले कर सकते हैं। ये आपको बता दें कि ये ट्रेंड चेंज भी होगा भविष्य में चल करके। तो जब तक ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है, जब तक ये चल रहा है, तो इसमें आप प्ले कर सकते हैं। एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम और इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई।